अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू रिपब्लिक से मैं हूं सईद बलोच। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस की समाअत थी और इस हवाले से काफी दिलचस्प जो है वो मामलात आज अदालत में देखने को मिले हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा की एहलिया सरीना ईसा आज खुद अदालत में पेश हुई। बुनियादी तौर पर आज जो केस की समाअत थी वो नजरसानी जो केस है उसकी समाअत करने वाले बेंच की तश्कील के हवाले से थी, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा की एहलिया ने आज अदालत में मौजूदा चीफ जस्टिस पर भी इल्जामात लगाए हैं। इसी हवाले से आज हम तजिया करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी एक्सप्रेस न्यूज से जनाब अकील साहब। अकील साहब, आज जस्टिस काजी फायज ईसा की एहलिया ने जो इल्जामात लगाए हैं, एतराज पर भी लगाए, एतराजात भी कुछ उठाए, इसको किस नजर से देखते हैं कि क्या उनके ये सारे एतराजात वैलिड हैं? देखें, एतराजात तो उनकी जानिब से जो उठाए गए हैं वो हर केस के अंदर किए जाते हैं। जनाब, हमारे केस में जो पार्टी है वो न कि हमारे केस को सुने, उसके ऊपर कोई इख्तियार ना किया जाए, उसको किसी भी किस्म का फैसले का इख्तियार न दिया जाए। इसलिए अगर सिर्फ एक लम्हे के लिए ये सोच लिया जाए कि जो उन्होंने बातें की हैं वो बातें ठीक हैं या नहीं ठीक, तो मेरे ख्याल से उन बातों में इतना इशू नहीं था। लेकिन क्योंकि वो बातें जो थी वो इनकम्बेंट चीफ जस्टिस के पाकिस्तान के हवाले से थी, उनका मौकफ ये था कि उनके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह भी हैं, और इससे पहले जब जस्टिस काजी फायज ईसा को नोटिस किया गया उस वक्त वो उसके मेंबर थे, सीनियर प्यूनल जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। और फिर बेंच की तश्कील का जो फैसला है, उनका कहना यह है कि ये फैसला चीफ जस्टिस के इख्तियार में नहीं होना चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये मौजूदा 6 रुकनी बेंच उन्होंने तश्कील दिया है, इसलिए उनके इख्तियार नहीं होना चाहिए। और फिर इन्होंने एक बात और भी की कि इस हमारे केस के अंदर वो फ्रीक भी हैं थ्रू सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, तो इसलिए उन्होंने कहा कि उनके पास इख्तियार नहीं होना चाहिए कि हमारा केस कितना बेंच सुनेगा। और तो मेरे ख्याल से वैसे अदालत ने उस हवाले से जो वजाहत दी, उन्होंने कहा जी आपने जो भी एप्लीकेशंस दी, जो भी एतराजात किए, वो सब के सब इस बेंच को रेफर कर दिए गए हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया। ये जो मौजूदा 6 रुकनी बेंच था यही फैसला करेगा कि आया इस केस को 6 मेंबर बेंच ने सुनना है या फुल 10 रुकनी जो कोर्ट थी जो पहले थी उसी तरह 10 रुकनी मेंबर बेंच जो है वो बैठेंगे, और यहाँ 9 रुकनी बनते हैं क्योंकि एक जज साहब रिटायर भी हो चुके हैं, जस्टिस फैसल अरब। तो इसका फैसला हमने करना है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नहीं करना। तमाम जो आपकी एप्लीकेशन थी वो हमारे पास मार्क होकर आ गई है जी। सही। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि इनके जो शौहर हैं लेडी सरीना ईसा के जस्टिस काजी फायज ईसा, उन्होंने अभी जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक जवाब जमा करवाया, उसमें उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा पर जो है वो इल्जाम लगाया कि उनका मुझसे मुलाकात करने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं इस्तीफा दे दूं। अब उनकी जो एहलिया है वो मौजूदा चीफ जस्टिस के बारे में जो है वो इस तरह के एतराजात उठा रही है, तो क्या देख रहे हैं कि इनका मकसद क्या नजर आता है कि ये अपने ही इदारे को, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा बतौर जज अपनी खिदमात भी सर अंजाम दे रहे हैं, मुस्तकबिल के वो चीफ जस्टिस भी बनेंगे, तो उनकी जानिब से अपने ही इदारे के बारे में इस तरह के जो एतराजात उठाए जा रहे हैं, क्या इनको किस नजर से देखते हैं? क्या ये ठीक है? देखें, जस्टिस काजी फायज ईसा मोहतरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि इस किस्म के एतराजात होने नहीं चाहिए थे। लेकिन बहरहाल वो एक अपना केस प्लीड कर रहे हैं कोर्ट के सामने, और कोर्ट के अंदर हमने अक्सर केसेस के अंदर ये देखा है कि अगर आप एप्लीकेंट की या जो आपका मुखालिफ फरीक है, आप उसके किसी भी किस्म की बददियानती को अगर कोई फरीक साबित करता है तो उसका केस के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। इसलिए अगर ये देखा जाए कि जस्टिस काजी फायज ईसा इस हवाले से जो मौकफ अपना रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने उन्हें जब पार्क में टहलते हुए कुछ बातें की तो उसका मकसद ये था कि वो उनसे इस्तीफा ले लें। और फिर ये भी बात है कि जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से भी तमाम ये हकाइक जो हैं ये भी फर्दन खोले गए हैं, ये राज जो है फर्दन सामने आए हैं। यकदम जब उनकी हमसे पहली दरखास्त की गई उसमें तमाम चीजें शामिल नहीं की गई। इस नजरसानी केस के अंदर उन्होंने ये मौका अपनाया है, और साथ ही जस्टिस काजी फायज ईसा की जाने से जो एक ये एतराज भी शुरू में जब पहले ओरिजिनल केस था तब भी उठाया गया था कि मुझे रेफरेंस के बारे में नहीं बताया जा रहा, तो उसके ऊपर जस्टिस आसिफ सईद खोसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो थे उस टाइम उन्होंने उसका जवाब दिया था। उनके जवाब के बाद फिर जस्टिस ईसा ने बताया कि इनकी मुझसे मुलाकात हुई थी पार्क में, और उस पार्क के अंदर जनाब इनका जो बताने का मकसद ये था कि मुझसे इस्तीफा लिया जाए या मुझे किसी भी किस्म का जहनी दबाव या प्रेशराइज किया जाए। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बेसिकली अब एक कानूनी जंग जारी है।
जस्टिस काजी फाजिसा यकीनन अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। अगर वो इस केस से बचते हैं, निकलते हैं, तो उनका सर्वाइवल है। अगर वो इस केस से नहीं बचते तो यकीनी तौर के ऊपर वो जज के सीट के ऊपर भी नहीं रहेंगे और जो माशरे में एक इम्पैक्ट है वो भी उनके अगेंस्ट ही जाएगा, वो भी उनके हक अच्छा, में नहीं दूसरा, आज जब लेडी सरीना ईसा की जानिब से चीफ जस्टिस के बारे में एतराजात उठाए गए तो अदालत की जानिब से बरमी का इजहार भी किया गया कि ऐसे एतराजात मौजूदा चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में ना उठाए जाए। और साथ ही जो बेंच के सरबराह हैं जस्टिस उमरता बंदयाल, उन्होंने कहा कि आप हमारी फैमिली की तरह, आपकी सारी बातें भी हमने सुनी। तो जब अदालत एक फ्रीक को अपना जो है वो फैमिली मेंबर के तौर पर जो है वो उसको ट्रीट कर रही हो, तो क्या इससे दूसरे फ्रीक के जो हकूक हैं वो मुतासर नहीं हो सकते? ये फिर वही बात आ गई कि हर केस के अंदर बिल्कुल इसी तरह होता है जिस तरह आप कह रहे हैं, लेकिन इस केस के अंदर वो इससे पहले मतलब इसमें कुछ जब स्पेशल ट्रीटमेंट जब दरखास्तें नजर नहीं थी आ रहा है, तब भी हमने स्पेशल ट्रीटमेंट बिल्कुल हुई। जस्टिस ईसा की अहलिया सरीना ईसा के साथ पहले भी स्पेशल ट्रीटमेंट की गई थी। कभी हमने ऐसा नहीं सुना। मैं तकरीबन 10 साल से सुप्रीम कोर्ट की कवरेज कर रहा हूँ कि किसी कोई शख्स जो है वो कहे जनाब मैं वीडियो के ऊपर सिर्फ अपनी स्टेटमेंट देना चाह रहा हूँ, और उस दौरान भी कोर्ट ने मुतअद्दिद बार उनसे कहा था कि आप जो कहना चाह रहे हैं या चाहे मैं कहना चाह रही हैं, आप उसको लिख कर तहरीरन अदालत में जमा करवा दें अपने जवाब को। उन्होंने कहा था नहीं, मैं तहरीरन लिख कर नहीं दूंगी, मैं सिर्फ अपना वर्बल अपना जो वक़्फ़ है वो अदालत के सामने रखूंगी। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो बिल्कुल ये डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट तो है, आम साइल को तो ऐसे नहीं दिया जाता। लेकिन अगर दूसरी जानिब अगर हम देखें तो शायद अदालत इस केस में उनको ये जाहिर करना चाह रही है कि नहीं, हमें आपसे हमदर्दी है जो कुछ आपके साथ हुआ है, लेकिन एक कानूनी तकाजे भी हैं, इंसाफ के तकाजे भी हैं, हमने वो भी पूरे करने हैं। तो अदालत उनके साथ हमदर्दी भी दिखा रही है, लेकिन साथ जो कानूनी और इंसाफ के तकाजे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए केस की प्रोसीडिंग को आगे भी चलाया जा रहा है। सरीना ईसा की जानिब से जो बेंच के हवाले से जो एतराजात है, बेसिकली सरीना ईसा जाहिर सी बात है, हम सब जानते हैं कि वो ना तो लॉयर हैं, ना वो अदालतों में कभी इस तरह से पेशियां उन्होंने भुगती होंगी, यकीनी बात है। तो जो कोर्ट की कार्रवाई होती है उन्हें उस चीज का एहसास नहीं है कि कोर्ट की कार्रवाई किस तरह चलाई जाती है। कोर्ट के सामने ना इनकार किया जाता है, ना कोर्ट के ऊपर इल्जामात लगाए जाते हैं। बाज़ दफा आपको कुछ जजेस जो सामने बेंच रोस्टर के उस तरफ बैठे होते हैं, आपको इस चीज का बिल्कुल यकीन होता है कि बेंच की जो अप्रोच है वो मेरी अप्रोच से बिल्कुल मुख्तलिफ है, या बेंच की जो अप्रोच है वो हकायक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन उसके बावजूद भी किसी वकील में किसी भी सीनियर वकील भी हो, वो बेंच को ये नहीं कहता कि नहीं जनाब आप गलत कह रहे हैं। सही। वो अपना मौकफ नहायत ही अदब के साथ और नहायत ही एक तहम्मुल के साथ अदालत के सामने रखता है, बार बार एक चीज को दोहराता है कि अगर कोर्ट को उसको लगे कि कोर्ट और मैं डिफरेंट पेज के ऊपर हैं। तो क्या लेडी सरीना ईसा अपने शोहर की जो एक पोजीशन है उसका कोई नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं? नहीं, नाजायज फायदा तो हम इसलिए बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा कि नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। उसकी वजह यह है कि नाजायज फायदा वो उससे कोई बेनिफिट तो ले नहीं रही, ना उनको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट है, ना उनको कुछ और है। सिर्फ एक चीज है, वो अपने शोहर की प्रेस्टीज बचाने के लिए शायद उनके अंदर एक फीलिंग है कि जनाब ये जो कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से मेरे शोहर के साथ हो रहा है, मेरा नाम लेकर। क्योंकि अल्टीमेटली नाम तो देखें आप, हर जगह सरीना ईसा का आया कि जायदादें इनकी और उनके बच्चों के नाम के हैं। उसके ऊपर जस्टिस काजी फाजिसा ने तो पहले दिन से ये मौकफ रखा कि इन जायदादों इन प्रॉपर्टीज के साथ मेरा किसी भी किस्म का कोई लेना देना नहीं। लेकिन अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट है, जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में भी जो डिमांड थी, जो प्रेयर थी, वो यही थी कि जनाब हटाया जस्टिस काजी साहब को जाए। तो मेरा ख्याल है कि इसलिए सरीना ईसा जो है फ्रंट फुट पर आकर खेल रही हैं। तो उन्हें लगता ये है कि ये सामने मुझे रखा जा रहा है, लेकिन निशाना जो है मेरी वजह से मेरे शोहर बनेंगे और नुकसान अल्टीमेटली उनको होगा। अच्छा, इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक मुंतखब वजीर आजम को सिसलीन माफिया का नाम दिया, उनको ओहदे से हटाया। अब सेम सिचुएशन जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज के बारे में हमारे सामने देखने को आई, तो इसमें जो उनके फैमिली मेंबर हैं उनको अपना फैमिली मेंबर जो है वो जाहिर किया जा रहा है, उनको बनाया जा रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये जो एक तफरीक हमें देखने को मिल रही है, डिस्क्रिमिनेशन शायद वो प्रॉपर लफ्ज नहीं बनता, या मैं उसको ठीक तरीके से अदा नहीं कर पा रहा,
तो ये इस तरह का सिचुएशन जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हमें देखने को क्यों मिल रही है कि एक तरफ आप इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ओहदे से हटा दें, उसमें भी यही था कि उनके बच्चों की जायदादें और वो उनका जवाब दें, लेकिन वजीर आजम को नायल कर दिया गया। अब जब यहाँ पे अपने जज की बारी आई तो यहाँ पर जो है वो मामला हमें कुछ और देखने को मिल रहा है। देखें, एक तो बात ये है कि इस सीरियल माफिया वाला जो है ना, ये तो मुहावरतन एक बात की गई थी, जस्टिस अजमत सईद साहब ने वो बात की थी, लेकिन वो जजमेंट में कोर्ट तो हो गई। नहीं, जजमेंट में कोर्ट नहीं हुई सिसिलियन माफिया से। सिसिलियन माफिया वो गॉडफादर हुआ था। वो उनके जो सेनेटर हैं उनकी जानिब से एक कहा गया था, वो एक बयान दिया गया था कि जनाब बच्चों को जमीन तंग कर देंगे। तो सिसिलियन माफिया की एक हिस्ट्री है, वो भी कुछ इसी किस्म के थे कि जिनके अपने मुखालफिन के बच्चों तक को नहीं छोड़ते थे। तो उसके ऊपर जस्टिस अजमत सईद ने उस वक्त के जो अटॉर्नी जनरल थे उनसे सवाल किया था कि क्या आप सिसिलियन माफिया हैं जो आप ये बच्चों तक जा रहे हैं, एक कोर्ट की प्रोसीडिंग है, आप कोर्ट में अपना जवाब दें और आप हमारे बच्चों तक जा रहे हैं कि बच्चों पर जमीन तंग कर देंगे, उन्हें उनका रहना जीना मुश्किल हो जाएगा। उसके ऊपर एक सवाल किया गया था। कोर्ट ने बराह रास्त वज़ीर आज़म को, उस वक्त के वज़ीर आज़म को कभी भी सिसिलियन माफिया नहीं कहा था, लेकिन एक डिस्क्रिमिनेशन ऑन फैक्ट्स होती है। मेरी बात सुने, जाहिर बात है जस्टिस ईसा को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ठीक है, उनके साथ एक हमदर्दियां होती हैं। जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की होंगी, इकट्ठे केसेस उन्होंने सुने हैं, इकट्ठे मुख्तलिफ मीटिंग्स में बैठते हैं, तो कुछ हमदर्दियां, कुछ ना कुछ एहसास होता है कि यार ये हमारे जैसे ही हैं, हम जैसे ही हैं। आम लोगों के साथ शायद इस तरह कोर्ट नहीं करती आमतौर पर इस तरह की। अच्छा, दूसरा ये कि जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया ने जो मौजूदा बेंच है 6 रुकनी, इसके ऊपर भी, इसकी तश्कील पर भी एतराज उठाया। अच्छा, जब इस तरह के मामलात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने जाते हैं और बेंचेस पे तश्कील दिए जाते हैं, तो इस बात का ख्याल उस वक्त क्यों नहीं रखा जाता कि जब ये बेंच इन केसेस की समाअत करेगा तो वहां पर इसकी तश्कील के ऊपर एतराजात उठ सकते हैं, तो शुरू से ही इस मामले को क्यों नहीं इस तनाजुर में देखा जाता कि कोई अदालत के बेंच के ऊपर या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो फैसले हैं उनके ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज न कर सके? सही साहब, देखें, नॉर्मल केसेस के अंदर अगर आप देखें ना, फर्ज करते हैं जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का केस नहीं है, उसमें भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास जब एक दरख्वास्त दी जाती है, एक केस जाता है, तो उसके ऊपर एक बेंच तश्कील दे देते हैं। हाँ, अगर किसी पार्टी को कोई एतराज है तो वो कोर्ट प्रोसीडिंग में उसके ऊपर एतराज उठाती है। बेंचेस रिकॉन्स्टिट्यूट भी होते हैं, बाद जजेस इनकार कर देते हैं कि हमने ये केस नहीं सुनना। तो इसलिए ये कहना कि जनाब पहले से इन सारी चीजों का ख्याल नहीं रखा जाता। अभी तक आप देखें कि कोर्ट, अभी तक आज की जो प्रोसीडिंग थी, कोर्ट मुझे इस चीज के ऊपर तो माइल नजर नहीं आई कि बेंच जो है वो लार्ज तश्कील दे दी जाए, फुल कोर्ट जिस तरह पहले थी 10 रुकनी या 9 रुकनी तश्कील दे दी जाए। लेकिन मुमकिन है वकला कायल कर लें आइंदा हेयरिंग के ऊपर। लतीफ अफरीदी साहब ने आज कोर्ट से टाइम मांग लिया है और कोशिश तो बाकी वकला ने भी की थी, कोर्ट ने उनके साथ उस तरह नरमी नहीं की, लेकिन लतीफ अफरीदी साहब की सेहत का भी मामला था, तो कोर्ट ने उनकी सेहत को मद्देनजर रखते हुए उन्हें परसों तक का टाइम भी दे दिया है और साथ में उनसे ये भी कहा है कि अगर आप नहीं आना चाहते तो हम आपके लोग को वीडियो लिंक के जरिए सहूलत भी दे देंगे, आप अपने ऑफिस से, घर से बैठ के, जहाँ से बैठ के दलाल देना चाहें दे सकते हैं। तो जब भी कोई नॉर्मली कोई फाइल चीफ जस्टिस के पास जाती है तो वो यकीनन अपना माइंड उसके ऊपर अप्लाई करते हैं और उसके हवाले से जो भी उनको मुनासिब बेंच लगता है। बाद दफा कुछ मुकदमा 3 रुकनी बेंच के सामने फिक्स होते हैं, लेकिन कोर्ट उनको सुनने के बाद कहती है कि नहीं, इसके ऊपर 5 रुकनी लार्जर बेंच होना चाहिए, इसके ऊपर 7 रुकनी लार्जर बेंच होना चाहिए। अच्छा, एक जो हवाला लेडीज केस में भी, सॉरी, एक लाइन रहेगी, इस केस में भी अगर आप देखें तो पहली हेयरिंग के ऊपर फुल कोर्ट नहीं लगी थी मेरा ख्याल से। पहली कोर्ट तो उधर भी इनकी जानिब से फुल कोर्ट की एप्लीकेशन फाइल की गई, उसके ऊपर ऑर्डर हुआ था कि जनाब फुल कोर्ट तश्कील दे दी जाए। तो इसलिए जो भी चीफ जस्टिस, लेकिन एक बेंच जो ऑलरेडी फुल कोर्ट 10 रुकनी इसका फैसला सुना चुका है, चले जस्टिस फैसल अरब जो है वो तो अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो गए, लेकिन उसके बाद जो दीगर 9 जजेस रह जाते हैं उनको तो फिर इस बेंच में शामिल होना चाहिए था। क्या चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि इख्तलाफी नोट देने वाले जजेस को अगर नजरसानी केस में भी शामिल किया जाता है तो वो दोबारा अपना एक और इख्तलाफी नोट नजरसानी केस में भी दे सकते हैं? क्योंकि हमने गुज़श्ता रोज भी देखा है कि GIDC नजरसानी केस में दोबारा जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से एक और इख्तलाफी नोट जो है वो कल उनकी जानिब से जारी किया गया। तो क्या
ये उसकी वजह से हो सका है ऐसा कि नजरसानी बेंच में उनको 3 जजेस को शामिल नहीं किया गया जिन्होंने मरकजी मुकदमे में इख्तलाफी नोट लिखे? नहीं, उसकी वजह ये नहीं है, कभी भी ये वजह नहीं रही जाती होती कि जनाब जजेस अगर इख्तलाफी नोट लिखते हैं तो उन्हें बेंच में शामिल ना किया जाए। जो मेरे नजदीक है उसकी वजह सिर्फ यही है जो आज कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स के सामने आए कि जनाब 7 रुकनी बेंच की जो जजमेंट है, ऑपरेशनल जजमेंट वही है, बेसिकली जजमेंट वही है। जो इख्तलाफी नोट होते हैं वो तो जजमेंट नहीं बनती, ना ही उसने इम्प्लीमेंट होना होता है, ना ही वो इम्प्लीमेंट होती हैं, ना ही उनका कोई इम्पैक्ट होता है सिवाय उसके कि वो किसी डिबेट के अंदर शामिल कर ली जाए या किसी जगह पे उनका कोई रेफरेंस कोट कर दिया जाए, लेकिन उनका इम्पैक्ट लीगली नहीं होता, वो एक जज की सिर्फ ओपिनियन बन के रह जाती है। तो इसलिए ये कहना कि जजेस को इसलिए शामिल नहीं किया गया कि उनकी जानिब से इख्तलाफी नोट ना आ जाए, तो मेरे ख्याल से इसमें वजन नहीं होगा इस बात में। लेकिन बेंच की जानिब से जो मैंने आपसे बारहा कहा है कि एक ही मौक़िफ़ सामने आया और इसी के ऊपर शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी ये बेंच तश्कील दिया होगा कि जो ऑपरेशनल जजमेंट थी वो 7 मेंबर बेंच की थी। फैसल अरब साहब उसमें से रिटायर हो गए तो 6 मेंबर बेंच रह गए। और एक बार आपको शायद याद भी हो कि जब जस्टिस फैसल अरब थे तब भी कोशिश की गई थी कि इस केस को सुनकर खत्म किया जाए, मुकाया जाए। कोर्ट कोशिश कर रही थी कि वकला जल्द से जल्द दलाल दे दें, ज्यादा लटकाया ना जाए, लेकिन उसमें वकला कामयाब हुए और जस्टिस फैसल अरब की रिटायरमेंट के हवाले से जो उन्होंने केस को लटकाने की कोशिश की वो कामयाब हुए और केस लटक गया। आप देखें एक नया डिस्प्यूट बन गया। जैसे आज रशीद रिजवी और मुनीर मलिक ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि ठीक है जी, अगर 6 मेंबर बेंच आप रखते हैं या अगर 10 मेंबर वाला हमारा मौक़िफ़ नहीं भी बनता किसी हक से, तो कम से कम 7 मेंबर बेंच तो होना चाहिए ना, क्योंकि 7 मेंबर बेंच की जजमेंट है, इसको रिव्यू करने के लिए, अमेंड करने के लिए, इसमें कोई चीज शामिल करने के लिए कम से कम उतने जजेस तो हों कि वो उसको अमेंड कर सकें। आप 7 जजेस की जजमेंट को 6 जजेस तो अमेंड नहीं कर सकेंगे, उनके पास लीगली ये राइट नहीं होगा। और दूसरी जानिब सरीना ईसा का जो मौक़िफ़ है वो मैं समझता हूँ कि उसमें, मैं पहले दिन से समझता हूँ कि उसमें बड़ी जान है, जोरदार है, कि क्योंकि वाकई के जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी उससे सबसे ज्यादा इफेक्ट सरीना ईसा को हुआ और उनको बाकायदा नोटिस करके उनको सुना नहीं गया, उनको पार्टी नहीं बनाया गया। और उनका ये जो मौक़िफ़ है कि वो जो 3 जज साहिबान हैं उनको इस केस में शामिल होना चाहिए ताकि वो भी सरीना ईसा का मौक़िफ़ सुन सकें। और कोर्ट सरीना ईसा जो हैं वो भी कोर्ट की ऑब्जर्वेशन जो उस दौरान आएंगी, जो दूसरे 3 जजेस हैं उनके हवाले से, वो भी उनके सामने आ सकें। तो अब फैसला देखें कोर्ट ने करना है, लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि जहां तक मेरी समझ बूझ है कि सरीना ईसा का मौक़िफ़ इसमें काफी मजबूत है। सही। अच्छा, आज जो केस फिक्स हुआ उसमें एक तो ये बेंच की तश्कील का मामला था जो दौरान समाअत जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल ने भी उसकी जो है वो वजाहत की। दूसरा, इसके साथ जो नजरसानी दरखास्तें थी वो भी इसके साथ जो है वो गालबन फिक्स की हुई थी। तो अगर मीडिया इस केस को कोई जो नजरसानी केस है उसके हवाले से अगर रिपोर्ट कर देता है और अदालत फिर उसके ऊपर किसी किस्म का बरमी का इजहार करती है, या मीडिया के जो इस तरह की जो कोई भी अमल होगा उस पर कोई नुक्ता उठा देती है, तो इस तरह की चीजें क्यों जो है वो रखी जाती हैं कि जब बेंच की तश्कील का मामला तो सिर्फ फिर वही दरखास्त जो है वो फिक्स की जाए और बाकी जो है उनको साइड पे रखा जाए ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन जो है वो पैदा ना हो। सही, ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं थी मेरे हिसाब से। देखें क्योंकि एक सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके ऊपर मुख्तलिफ नजरसानी दरखास्तें आ गई। फिर उन नजरसानी दरखास्तों के ऊपर जब बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो गया तो फिर उस बेंच पर एतराजात आ गए। ठीक है, तो अब वो जो एतराजात आते हैं वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो उस नजरसानी दरखास्तों के अंदर ही फाइल किए जाते हैं। अगर कोई भी शख्स ये मौक़िफ़ अपनाता है कि जनाब एतराजात अलग हैं, उनका केस के साथ लेना देना ही कोई नहीं है, तो ये गलत मौक़िफ़ होगा। एतराजात हमेशा ओरिजिनल जो एप्लीकेशंस होती हैं उसके साथ अटैच किए जाते हैं और उसमें कहा जाता है कि केस नंबर फलां एंड फलां, उसके अंदर ये फलां CMA एतराजात की जो है ये हम सुन रहे हैं पहले। इसलिए वो दरखास्तें जो ओरिजिनल होती हैं वो भी साथ फिक्स की जाती हैं और जो CMAs होती हैं वो भी फिक्स की जाती हैं। सिर्फ CMAs अगर फिक्स कर दें, CMA नंबर 2019, वो तो कुछ भी नहीं है, वो एक केस के अंदर फाइल हुई है उस केस के, इसलिए उस केस को भी साथ अटैच कर दिया जाता है। बाज दफा एतराजात जो होते हैं कोर्ट उनको इंडिपेंडेंटली डिसाइड नहीं करती। बाज दफा कोर्ट ये कह देती है कि जब हम इसमें केस को सुनेंगे फिर उसके साथ हम एतराजात सुनेंगे और फिर जो हम अपना इब्तदाई फैसला देंगे, ऑर्डर लिखवाएंगे
केस के समाअत काबिल समाअत होने या ना होने से मुतालिक उसमें जो आपके एतराजात हैं हम उसको भी हवाला देकर उसको भी शामिल कर देंगे। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल अकील साहब के, अब अदालत ने 6 रुकनी 7 रुकनी या 10 रुकनी जो कोर्ट है उसके हवाले से अभी फैसला करना है। जस्टिस फैसल अरब जो है वो तो रिटायर हो चुके हैं, पीछे 3 जजेस वो हैं जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखे, उसके बाद 2 जजेस वो थे जिन पर जस्टिस काजी फायज ईसा के वकला की जानिब से एतराज उठाया गया था कि वो बेंच का हिस्सा नहीं रह सकते, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल हसन। पीछे जस्टिस काजी फायज ईसा खुद हैं, फिर चीफ जस्टिस हैं। कौन से जज को, अगर 7 नुकरी बेंच भी तश्कील दिया जाता है, तो कौन से जज को इस लार्जर बेंच का हिस्सा बनाया जाने का जो है वो इम्कान हो सकता है? मोस्टली जो सीनियर जज होता है उसको ही इस तरह के बेंचेस में शामिल किया जाता है। जस्टिस काजी अमीनुद्दीन है, जस्टिस मुज़ाहिर अल नकवी इस वक्त सीनियरिटी में सबसे 16वें नंबर पे आ रहे हैं। तो इसलिए, लेकिन ये अगर देखा जाएगा तो ये भी चीफ जस्टिस का ही इख्तियार होता है कि वो किस बेंच को शामिल करते हैं। लेकिन जो रवायत है उस रवायत के मुताबिक जो सीनियर मोस्ट जज होता है उसे ही इस तरह के बेंचेस में या शामिल किया जाता है। ये तो आप तो सिर्फ 2 जजेस हैं जिनमें से इंतखाब करना होगा, जस्टिस काजी अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी। तो मेरे ख्याल से इसमें इतना कोई डिस्प्यूट होगा नहीं। लेकिन अगर मुज़ाहिर अली नकवी साहब को बेंच में शामिल किया जाएगा तो शायद वकला उस पर भी एतराज़ात करें। तो अब देखें, ये तो चीफ जस्टिस का प्रोगेटिव है किसको शामिल करते हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट बाकायदा इस हवाले से ऑर्डर करती है कि नहीं जी 6 नहीं 7 मेंबर बेंच कर दिया जाए, वो कभी भी जज को नॉमिनेट नहीं करेंगे। वो चीफ जस्टिस का ही इख्तियार होगा कि वो बेंच में किसको शामिल करते हैं। वो अलहदा बात है कि मुज़ाहिर नकवी साहब को शामिल किया जाए। हम एक अजम्पशन के ऊपर बात कर रहे हैं, कोर्ट उसके ऊपर एतराज़ात आ जाएं, फिर वो बेंच से अलहदा हो जाएं खुद, और उसके बाद फिर दूसरे जस्टिस काजी अमीनुद्दीन को शामिल कर लिया जाए, तो वो केस लेंथी हो जाएगा, प्रोसीजर उसमें लिंगर ऑन हो जाएगा, उसका फायदा नहीं होगा। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि केस को है जल्द मुकर्रर करके इसका फैसला होना चाहिए। मामला जो है तकरीबन 1.5-2 साल से चल रहा है। अच्छा अकील, एक सवाल इस पे मेरा भी है। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया ने एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन भी फाइल की हुई है और इसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुझे जो है, आपने पहले नहीं सुना, इसलिए मुझे इस केस में मुकम्मल सुनवाई का या मुकम्मल डिफेंस का मौका दिया जाए। क्या ये मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया का जो केस है उसको अलग कर दे और रिव्यू अलग सुने? मुमकिन नहीं है, ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि बेसिकली उनका उस जजमेंट के ऊपर एतराज़ है। वो अगर कोर्ट ये समझती है कि जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया का जस्टिस काजी फायज ईसा के केस से कोई लेना देना नहीं है, फिर अलहदा किया जाता है। जैसे हम अक्सर मुकदमात के अंदर ये देखते हैं कि कोई शख्स आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें तो सुना ही नहीं, हमें इस केस में पार्टी नहीं बनाया और हमें जो फैसला दे दिया गया है उसका असर डायरेक्ट मुझ पे हो जाता है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट भी 2 रास्ते इख्तियार करती है नॉर्मली। एक तो ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त उस केस के अंदर उसको सुन लेती है और फैसला कर देती है। दूसरा ये कोर्ट कह देती है अगर आप हमारे किसी फैसले से मुतासरा हैं तो आप प्रॉपर जो फोरम है आप वहां पर अपील कर दें। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल फैसला था उसके अंदर ये कह दिया गया था कि अगर जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया इन जो एफबीआर का फैसला होगा उससे मुतमईन ना हो तो जो अपीलेंट फोरम हो एफबीआर के अंदर और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स हो वहां पर अपनी अपील फाइल कर सकती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जहां तक मैंने जो लीगल माहिरीन से इस हवाले से राय ली है, क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से मुतासरा है, तो इसलिए शायद दूसरा ऑप्शन ना हो। अगर कोर्ट मुतमईन होती है कि जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया वाकई ही उस फैसले से मुतासिर हुई हैं तो वो फिर इसी केस के अंदर उनको सुनेंगे, और मेरा ख्याल है कि वो इस केस के अंदर उनको सुन भी रहे हैं। आज भी वकला की निस्बत ज्यादा टाइम जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया सरीना ईसा को ही दिया गया। सबसे पहले समाअत भी उनकी एप्लीकेशंस की हुई, फिर एंड में भी जब केस कंक्लूड हो रहा था तब भी सरीना ईसा को टाइम दिया गया ताकि वो अपना मौक़िफ़ जो है वो अदालत के सामने बाकायदा जो है वो रख सकें। नाजरीन, आपने अकील साहब का तजिया सुना। हमारी कोशिश थी कि केस के हवाले से तमाम तर जो पहलू हैं उस पर जो मालूमात हैं वो आपके साथ शेयर की जाएं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए मजीद वीडियो जानने के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। सईद बलोच को इजाजत दें। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।